तो आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम भारत के भौतिक स्वरूप की इसी अद्भुत कहानी को डिकोड करने वाले हैं। और ये चर्चा सिर्फ फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं है। एकदम नहीं। हमारे पास जो आज रिसर्च और मास्टर रिवीजन नोट्स हैं, वह सिर्फ नदियों की लंबाई या पहाड़ों की ऊंचाई की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। ये उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो बताता है कि 4 अरब साल पुरानी चट्टानों से लेकर आज के हमारे आधुनिक हाईवेज तक इस विशाल देश की जमीन ने खुद को कैसे गढ़ा है। सही बात है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सी चीज कहाँ है, बल्कि ये समझेंगे कि भाई वो वहीं क्यों है। और सच कहूं तो ये यात्रा सच में दिमाग घुमा देने वाली है ना? क्योंकि जब हम भूगोल को एक रुकी हुई तस्वीर की तरह देखना बंद कर देते हैं, हाँ, और उसे एक लगातार चलने वाली एक एक्टिव इंजीनियरिंग की तरह देखते हैं, तब जाकर असली कहानी समझ में आती है। बिल्कुल। तो अब चलिए सबसे पहले इस पूरे कैनवस के आकार को समझते हैं। हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जमीन का करीब 2.4% हिस्सा हमारे पास है, जो कि काफी बड़ा नंबर है अगर आप ग्लोबल स्केल पर देखें तो। बिल्कुल। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 3214 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब इतनी विशालता है कि एक छोर पर सूरज बहुत जल्दी उग जाता है और दूसरे छोर पर काफी देर से। एकदम सही। और इतनी बड़ी चौड़ाई को एक साथ बांधे रखना कोई छोटा काम तो था नहीं। हाँ, प्रशासनिक रूप से तो ये एक दुस्वप्न हो सकता था। बिल्कुल। इसीलिए इस विविधता को संभालने के लिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय यानी IST के रूप में चुना गया। अच्छा, जो ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। और ये सिर्फ एक समय रेखा नहीं है, आप इसे एक प्रशासनिक धागा समझ सकते हैं जो इतनी विशाल दूरी के बावजूद पूरे देश के कामकाज को एक लय में रखता है। ये तो हो गई सतह की बात जो हमें मैप पर दिखती है, लेकिन जमीन के अंदर क्या चल रहा है? मुझे रिसर्च पढ़ते हुए एक बड़ा दिलचस्प विचार आया। अच्छा, क्या विचार? अगर हम भारत की जमीन को एक 4 मंजिला इमारत मान लें जिसे अलग अलग युगों में बनाया गया है, तो इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। किसी भी इमारत की तरह उसका सबसे अहम हिस्सा उसकी नींव होती है। बिल्कुल, बेसमेंट। हाँ, और भूविज्ञान में सबसे निचली और पुरानी मंजिल को आर्कियन रॉक सिस्टम कहते हैं। हम यहाँ लगभग 4 अरब साल पुरानी चट्टानों की बात कर रहे हैं। 4 अरब साल मतलब पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही? एकदम सही। इनमें नीस और शिस्ट चट्टानें मुख्य रूप से शामिल हैं। और इस पहली मंजिल की खासियत यह है कि ये देश का खजाना है। खजाना मतलब खनिज? हाँ, जितना भी भारी और कीमती धातु है, जैसे लोहा, तांबा और यहाँ तक कि सोना भी, वो सब इसी आर्कियन नींव में एकदम सुरक्षित है। मतलब सारा भारी सामान बेसमेंट में रखा है। ये सही है। इसके बाद हमारी इमारत की दूसरी मंजिल आती है जिसे पुराण रॉक सिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल, जिसमें कुड्डप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं। हाँ, और ये हिस्सा चूना पत्थर और हीरों के लिए जाना जाता है। पन्ना और गोलकुंडा की मशहूर खदानें इसी का हिस्सा हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आई। क्या? अगर इन चट्टानों में गोलकुंडा के विश्व प्रसिद्ध हीरे मिलते हैं और हीरा तो पूरी तरह से कार्बन का ही एक रूप है, तो फिर इन चट्टानों में डायनासोर या किसी बड़े जीव के जीवाश्म क्यों नहीं मिलते? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब कार्बन तो जीवन का ही निशान है ना? हाँ, लेकिन इसका जवाब पृथ्वी के जीवन चक्र की टाइमलाइन में छिपा है। देखिए, पुराण युग की चट्टानें तब बन रही थीं जब पृथ्वी पर जीवन था तो सही, लेकिन वो अपने एकदम शुरुआती सूक्ष्म रूप में था। अच्छा, मतलब बैक्टीरिया या सिंगल सेल वाले जीव? बिल्कुल। जीवन इतना विकसित नहीं हुआ था कि जीवों के शरीर में कठोर हड्डियां या कोई मजबूत खोल बन सकें। कार्बन मौजूद था जो भारी दबाव और गर्मी के कारण हीरे में बदल गया। हाँ, लेकिन संरक्षित होने के लिए कोई बड़ा कंकाल ही नहीं था। एकदम सही। इसीलिए हमें हीरे तो मिलते हैं पर जीवाश्म नहीं मिलते। क्या बात है! मतलब जीवन था लेकिन उसकी छाप छोड़ने के लिए हड्डियां नहीं थीं। फिर आती है हमारी तीसरी मंजिल, द्रविडियन सिस्टम। हाँ, कार्बोनिफेरस युग का वो समय जब पहली बार कोयला बनना शुरू हुआ था। और चूंकि इस समय तक जीवन काफी विकसित हो चुका था, पेड़ पौधे आ गए थे, इसलिए यहाँ हमें पहली बार स्पष्ट जीवाश्म देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और फिर हम पहुंचते हैं इस इमारत की सबसे ऊपरी, नवीनतम
और सबसे ज्यादा हलचल वाली मंजिल पर आर्यन रॉक सिस्टम। यहाँ सारा एक्शन हो रहा है ना। एकदम सही कहा आपने। इस आर्यन सिस्टम के कई हिस्से हैं। पहला है गोंडवाना क्षेत्र, जहां से आज भारत का 98% कोयला आता है। 98%? मतलब हमारी पूरी बिजली का दारोमदार इसी गोंडवाना पे है। बिल्कुल। और दूसरा है दक्कन ट्रैप, जो ज्वालामुखी के भयंकर लावे से बना है। इसी लावे के ठंडे होने से वो काली रेगुर मिट्टी बनी है। वही रेगुर मिट्टी जो कपास की खेती के लिए एकदम वरदान मानी जाती है। हाँ बिल्कुल वही। और इसी ऊपरी मंजिल का सबसे नया हिस्सा है टर्शरी युग। ये वो समय था जब दुनिया की सबसे बड़ी भौगोलिक घटना घट रही थी, हिमालय का निर्माण। एकदम सही। तो चलिए इसी टर्शरी युग की देन यानी हिमालय की ओर ही चलते हैं। 4 अरब साल पुरानी नींव से उठकर अब हम सीधा आसमान छोटी चोटियों की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट है ना? अगर हम हिमालय की संरचना को देखें तो ये कोई एक अकेली दीवार नहीं है। ये 3 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर है हिमाद्री, या जिसे वृहद हिमालय भी कहते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। बिल्कुल। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं मौजूद हैं। और उसके ठीक नीचे है हिमाचल या मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई करीब 1000 से 4500 मीटर के बीच है। मतलब ये वो हिस्सा है जहां इंसान सबसे ज्यादा जाता है, राइट? हाँ, हमारे जितने भी प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं, जैसे शिमला, दार्जिलिंग और कश्मीर या कुल्लू की खूबसूरत घाटियां, वो सब इसी श्रेणी में बसी हैं। और सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक, जो करीब 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एकदम हिमालय की तलहटी है, जैसे देहरादून। एकदम सटीक उदाहरण। लेकिन पहाड़ों की बात हो और ऊंचाई का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक दिलचस्प भूवैज्ञानिक और राजनीतिक पेच भी है। अच्छा, कौन सा पेच? हाँ, मतलब मुझे इस बात पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। ठीक है, ये तो समझ आता है। फिर हम पढ़ते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। सही है। लेकिन जब बात आती है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की, तो अचानक से जवाब बदल जाता है और वो कंचनजंगा हो जाती है, जो 8598 मीटर है। ऐसा क्यों? K2 हिमालय का हिस्सा क्यों नहीं है? ये उलझन बहुत आम है। एक्चुअली भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय और उसके उत्तर में मौजूद पहाड़ अलग-अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अच्छा, वो एक नहीं है? नहीं, K2 दरअसल काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, जो हिमालय के भी उत्तर में स्थित एक एकदम अलग सिस्टम है। ओहो, मतलब वो एक अलग ही मोहल्ला है। बिल्कुल। इसलिए जब हम पूरी भारतीय सीमा की बात करते हैं तो K2 सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जब हम विशेष रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, जो भारत के अंदर स्थित है, तो वो कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। एकदम सही। मैं समझ गया। काराकोरम अलग है, और इसी काराकोरम में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भी तो है, जो करीब 76 किलोमीटर लंबा है। हाँ, और ग्लेशियर की बात करें तो उत्तराखंड में 26 किलोमीटर लंबा गंगोत्री ग्लेशियर भी है, जहां गोमुख से भागीरथी निकलती है। लेकिन एक सेकंड, हिमालय के बारे में एक और बात है जो मेरी समझ से एकदम परे है। वो क्या? पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में इतना भारी अंतर कैसे हो सकता है? आप किस अंतर की बात कर रहे हैं? देखिए, पश्चिमी हिमालय जो सिंधु से काली नदी तक है, वहां अपेक्षाकृत काफी कम बारिश होती है। वहां देवदार और पाइन जैसे सूखे शंकुधारी पेड़ मिलते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन जैसे ही हम तीस्ता नदी से पूर्व की ओर जाते हैं, मतलब पूर्वी हिमालय में, वहां अचानक भयंकर बारिश होने लगती है। घने सदाबहार जंगल मिलते हैं और वो पूरा इलाका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाता है। बिल्कुल। पहाड़ तो एक ही है ना, फिर ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों? इसका रहस्य बादलों में नहीं, बल्कि पहाड़ की बनावट में छिपा है। इसे भूगोल में ग्रेडियंट या ढलान का खेल कहते हैं। ढलान? वो कैसे काम करता है? देखिए, पश्चिमी हिमालय धीरे धीरे एक क्रमिक ढलान के साथ ऊंचाई पकड़ता है, लेकिन पूर्वी हिमालय एकदम से एक खड़ी दीवार की तरह ऊपर उठता है। अच्छा, तो जब मानसूनी बादलों से नमी से भरे भारी मानसूनी बादल उड़ते हुए आते हैं, तो पूर्वी हिमालय की ये अचानक खड़ी हुई दीवार एकदम उनके रास्ते में आ जाती है। ओह, तो बादलों के पास धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का समय ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वे इस दीवार से बुरी तरह टकराते हैं, अचानक ऊपर उठने के लिए मजबूर होते हैं, ठंडे होते हैं और अपना सारा पानी वहीं उड़ेल देते हैं। मतलब बादलों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता।
वो ट्रैप हो जाते हैं। एकदम सही। और इस अचानक और भारी बारिश की वजह से ही वहाँ इतने घने सदाबहार जंगल उगते हैं और वहाँ जानवरों और पौधों की इतनी जबरदस्त वैरायटी पाई जाती है। क्या बात है। अब जरा सोचिए, जब ये भारी बारिश और पिघलते ग्लेशियरों का पानी पहाड़ से नीचे उतरता है तो वो खाली हाथ तो आता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो अपने साथ चट्टानों को काटकर लाखों टन पत्थर, गाद और मिट्टी लेके आता है। और इसी प्रक्रिया से भारत के उस हिस्से का जन्म होता है जिसने हम सबको पाला है, यानी उत्तर के विशाल मैदान। सही कहा। लेकिन इन मैदानों की बनावट एक जादुई खेल की तरह लगती है, मतलब जैसे कोई इल्यूजन हो। जब नदी पहाड़ की तलहटी में उतरती है तो सबसे पहले भाबर क्षेत्र आता है। हाँ, जहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा होते हैं। और अचानक पूरी की पूरी नदी इन पत्थरों के नीचे गायब हो जाती है। ये क्या जादू है? ये कोई साधारण इल्यूजन नहीं है। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा और अचूक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। वाटर फिल्ट्रेशन? हाँ, बड़े पत्थरों के बीच इतनी जगह, या जिसे पोरोसिटी कहते हैं, वो होती है कि पानी सतह के ऊपर से बहने के बजाय नीचे बहने लगता है। और फिर आता है इस जादू का दूसरा भाग, तराई क्षेत्र। बिल्कुल, जहां वो गायब हुआ पानी अचानक जमीन फोड़कर वापस सतह पर आ जाता है। और चूंकि इस पानी का कोई एक निश्चित रास्ता या चैनल नहीं होता, ये पूरे इलाके में फैलकर उसे दलदली बना देता है ना। हाँ, जिससे वहां बेहद घने जंगल पनपते हैं। आप कह सकते हैं कि भाभर पानी को छानता है और तराई उस नमी को बनाए रखकर जमीन को रिचार्ज करता है। क्या शानदार सिस्टम है। इसके बाद नदियां मुख्य मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं, जहां वे अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी बिछाती हैं। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, बांगर और खादर। हाँ, बांग वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के किनारों से काफी दूर और थोड़ी ऊंचाई पर होती है। मतलब यहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, और इसमें अक्सर कंकड़ या चूनेदार जमाव मिलते हैं, इसलिए ये खेती के लिए अच्छी तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ खेती के लिए तो खादर है। ये नदी के बिल्कुल पास वाला इलाका है, फ्लड प्लेन। हाँ, जहाँ हर साल मॉनसून में नदी उफनती है और अपने साथ हिमालय से लाई हुई एकदम नई, ताज़ा और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की एक नई चादर बिछा देती है। ये तो प्रकृति का अपना मुफ्त फर्टिलाइजर हुआ। बिल्कुल, एकदम मुफ्त। और इन्हीं मैदानों ने पूरे उत्तर भारत की सभ्यता को आकार दिया है। अगर आप पश्चिम में देखें तो राजस्थान का मैदान है, जहां अरावली के कारण बारिश कम होती है और थार का मरुस्थल बनता है। हाँ, और जहां लूनी जैसी मौसमी नदियां बहती हैं। फिर थोड़ा पूर्व में आए तो पंजाब हरियाणा का मैदान है, जो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों से बना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसे दोआब भी कहते हैं ना। हाँ, यानी दो नदियों के बीच की जमीन। इसके बाद आता है गंगा का मैदान, जो सबसे विशाल है। करीब 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। बाप रे। और इस क्षेत्र में नदियों की ताकत देखने लायक होती है। उदाहरण के लिए आप कोसी नदी को ही ले लीजिए। बिहार का शौक। बिल्कुल, ये हिमालय से इतनी भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लेकर आती है कि मैदान में आकर वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। ओहो। मजबूरन उसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे वहां भयानक बाढ़ आती है। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब नदियां खुद ही अपना रास्ता बनाती हैं और खुद ही बिगाड़ती हैं। और अंत में सबसे पूर्व में है ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं तो वे अपनी सारी गाद समुद्र में गिराने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन, जिस सच में हिमालय और नदियों की एक पूरी जीवन यात्रा है। खैर, अब इन नई और उपजाऊ जमीनों से निकलकर हम दक्षिण की ओर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो हिमालय से बहुत बहुत पुरानी है। हाँ, एक तरह से भारत का असली प्राचीन हृदय है, प्रायद्वीपीय पठार। ये उस प्राचीन गोंडवाना लैंड का एकदम स्थिर और ठोस हिस्सा है, जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। और नर्मदा नदी इस पूरे पठार को 2 मुख्य हिस्सों में बांट देती है। जी हाँ, नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, जिसमें मालवा का पठार आता है, और यहीं विंध्य पर्वत और अरावली की पहाड़ियां भी हैं। वही अरावली जो दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है ना, जो अब समय के साथ घिस गए हैं। बिल्कुल, चंबल, बेतवा और केन जैसी नदियां इसी इलाके की देन हैं। और नर्मदा के दक्षिण में है दक्कन का पठार। इसका आकार एक उल्टे त्रिकोण जैसा है। हाँ, इसके उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और दोनों किनारों पर घाट हैं।
पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी भी यहीं मौजूद है। लेकिन यहाँ मुझे रिसर्च पढ़ते हुए एक सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मिला। कैसा प्लॉट ट्विस्ट? मेघालय का पठार। देखिए, हम सब जानते हैं कि मेघालय उत्तर पूर्व में है, वहाँ शिलोंग है, चिरापुंजी है। लॉजिक कहता है कि वो हिमालय का हिस्सा होना चाहिए। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन भूविज्ञान कहता है कि वो हिमालय है ही नहीं, बल्कि वो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। मतलब ये कैसे संभव है कि दक्षिण भारत का एक टुकड़ा वहाँ उत्तर पूर्व में जा बैठा? ये भूगोल के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है। इसे मालदा गैप की अवधारणा से समझा जा सकता है। मालदा गैप, ये क्या है? देखिए, लाखों साल पहले मेघालय का पठार सीधे तौर पर छोटा नागपुर और मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था। अच्छा। लेकिन फिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई। इस हलचल के कारण बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर धंस गया। एक भारी गड्ढा या गैप बन गया, जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। एक मिनट, मतलब वो जमीन नीचे धंस गई, तो वो गैप अब कहाँ है? हमें तो मैप पर जमीन ही दिखती है। यही तो जादू है। जब ये गैप बना तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों ने लाखों सालों तक अपनी गाद और मिट्टी इस गड्ढे में भरनी शुरू कर दी। ओहो। आज जिसे हम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का मैदानी इलाका देखते हैं, वो दरअसल उसी मालदा गैप के ऊपर जमा हुई मिट्टी है। माइंड ब्लोइंग। मतलब इस नई मिट्टी ने मेघालय को मुख्य प्रायद्वीप से ऐसे अलग कर दिया कि आज हमें लगता है कि मेघालय हिमालय का हिस्सा है, जबकि उसकी आत्मा प्रायद्वीपीय है। क्या बात है। अगर पठार के किनारों की बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी बहुत दिलचस्प कहानी कहते हैं। बिल्कुल। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो एकदम लगातार और ऊंचे हैं। आप इन्हें आसानी से पार नहीं कर सकते। आपको थार घाट, भोर घाट या पाल घाट जैसे दर्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये बायोडायवर्सिटी के इतने बड़े केंद्र हैं कि इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला हुआ है। हाँ, लेकिन पूर्वी घाट वो तो एकदम टूटे फूटे और असतत हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे प्रायद्वीपीय पठार का ढलान है। ये पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर ढलान लिए हुए है। अच्छा, तो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। बिल्कुल। इसी ढलान के वजह से गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। लाखों सालों तक बहते हुए इन शक्तिशाली नदियों ने पूर्वी घाट के पहाड़ों को जगह जगह से काट दिया है, उन्हें खंडित कर दिया है। तो पूर्वी घाट का ये कटा-फटा रूप सीधे तौर पर नदियों की निरंतर ताकत का ही परिणाम है। भूगोल में सच में हर चीज का एक कारण है। अब जमीन के इन ऊंचे नीचे हिस्सों से हम भारत के एकदम चरम बिंदुओं पर आते हैं, मतलब हमारे मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप। हाँ, जैसे अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। यहाँ अरावली पहाड़ मॉनसूनी हवाओं के एकदम समानांतर पड़ जाते हैं, है ना? है ना? इसलिए बारिश नहीं हो पाती, साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम। बिल्कुल। यहाँ हवाओं का राज चलता है, जो रेत को इकट्ठा करके बरखान नाम के अर्धचंद्राकार टीले बनाती हैं। और अगर हम तटीय मैदानों को देखें तो पश्चिमी तट, जिसमें कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट आते हैं, वो काफी संकरा है। हाँ, जबकि इसके विपरीत पूर्वी तट, जहाँ उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट है, काफी चौड़ा है। इसका कारण भी वही नदियां हैं क्या? एकदम सही पकड़े हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारा मलबा जमा करके विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जिससे पूर्वी तट चौड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब से दूर समुद्र के बीचों बीच बसे हमारे द्वीप समूहों की कहानी सबसे ज्यादा विरोधाभासी है। मतलब अरब सागर में लक्षद्वीप है, 36 छोटे छोटे द्वीप, एकदम चपटे, रेतीले, और यहाँ एक भी पहाड़ नहीं है। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 572 द्वीप, घने जंगल, पहाड़ियां, और यहाँ तक कि भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी यहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही देश के 2 द्वीप समूह एक दूसरे से इतने अलग हों? क्योंकि इन दोनों के बनने का तरीका, यानी इनकी इंजीनियरिंग, एकदम अलग है। कैसे? लक्षद्वीप का निर्माण भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि जैविक यानी बायोलॉजिकल है। ये लाखों करोड़ों छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें कोरल या प्रवाल कहते हैं, उनके कंकालों के एक के ऊपर एक जमा होने से बना है। अच्छा। इसीलिए ये द्वीप चपटे हैं। यानी लक्षद्वीप जीवों की मेहनत का नतीजा है। हाँ, जबकि अंडमान और निकोबार एक बहुत बड़ी विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक घटना का परिणाम है। टेक्टोनिक? बिल्कुल।
जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा समुद्र के नीचे दब गया। ओहो, अंडमान द्वीप समूह वास्तव में समुद्र के अंदर डूबे हुए उन्हीं पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियां हैं जो आज पानी से बाहर झांक रही हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो डूबे हुए पहाड़ है? हाँ, और क्योंकि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का घर्षण लगातार होता रहता है, इसलिए यहाँ बैरन द्वीप जैसा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। एक तरफ कोरल जीवों का शांत निर्माण और दूसरी तरफ धरती के अंदर का उबलता हुआ गुस्सा और डूबे हुए पहाड़। अद्भुत। इतने विविध, इतने विशाल और इतने कठिन भूगोल वाले देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए इंसानों ने इस पूरे भूगोल को जीतने के लिए जो परिवहन गलियारे बनाए हैं वे देश की धमनियों की तरह काम करते हैं। जैसे 5,846 किलोमीटर लंबा स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। हाँ, यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह पठारों, नदियों और घाटों को चीरती हुई एक इंजीनियरिंग मिसाल है। और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। और रेलवे नेटवर्क को मत भूलिए, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। कैसे भूल सकते हैं। जरा विवेक एक्सप्रेस ट्रेन के सफर की कल्पना कीजिए। यह असम के डिब्रूगढ़ से चलती है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों से होते हुए मालवा गैप को पार कर गंगा के मैदानों में आती है, फिर प्रायद्वीपीय पठार की चढ़ाई चढ़ती है, घाटों को पार करती है और 4,273 किलोमीटर का सफर तय करके कन्याकुमारी पहुंचती है। मतलब ये ट्रेन का सफर नहीं बल्कि समय की एक टाइम मशीन है जो आपको अलग अलग भूवैज्ञानिक युगों की सैर कराती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। और परिवहन का सबसे पुराना तरीका हमारे जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 जो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। सोचिए, हम उसी नदी की पीठ पर बैठकर व्यापार कर रहे हैं जिसने सदियों से हमारे लिए उन विशाल मैदानों का निर्माण किया है। क्या बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने देखा कि भारत का भूगोल 4 अरब साल पुरानी आर्कियन चट्टानों की मजबूत नींव से शुरू होकर दक्कन के लावे से होते हुए हिमालय की बर्फ और बैरन द्वीप के ज्वालामुखी तक फैला है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। एक ऐसा मास्टरपीस जिसे प्रकृति ने बहुत ही सोच समझकर और धीरे धीरे तराशा है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने बात की कि टर्शरी युग में बना हिमालय सबसे नया है, लेकिन ये नया होना कोई बीती हुई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। भारत का ये भौतिक स्वरूप कोई स्थिर फ्रेम में जड़ी हुई तस्वीर नहीं है। हाँ, ये आज भी एक जीवित सांस लेता हुआ ढांचा है। तो जरा सोचिए, अगर हिमालय ऐसे ही ऊपर उठता रहा तो अगले 1 लाख सालों में ये भूवैज्ञानिक हलचल हमारी नदियों का रास्ता कैसे मोड़ देगी? और उत्तर के जिन उपजाऊ मैदानों पर आज हम रहते हैं उनका आकार क्या रूप ले लेगा? ये धरती आज भी काम पर लगी हुई है और ये सच में सोचने वाली बात है।